हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं मंथन पटेल आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कैम टीवी पे। क्लियर। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर चालू था, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ऑलरेडी 3 टॉपिक हमने खत्म कर दिए, उसमें से एक लीड टॉपिक था हमारा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ्रुनलीज आइसोथर्म पढ़ लिया और वहां पे हमने एक रिलेशन पढ़ा प्रेशर और एड्जॉर्प्शन के बीच का। क्लियर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी हमारा जो सेशन है आज भी लंबा ही चलने वाला है। आज का जो सेशन है वो सेशन के अंदर हमें लैंगम्यूर का पूरा आइसोथर्म पढ़ना है। उसकी पहले कुछ डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आपको करना है। उसके बाद में आपको उसका ग्राफ सिखाऊंगा, किस तरीके से ग्राफ आप ड्रॉ करोगे। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सारी चीजों को साथ में ही नोट डाउन करते जाइएगा। क्लियर। साथ में आप रहते साथ में लिखते जाइएगा। क्लियर। चलिए चालू करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री आज हमें पढ़ना है लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन। आइसोथर्म लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वो आज हमें पढ़ना है। क्लियर। ध्यान रखिएगा खास। लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म यानी कि लैंगम्यूर आइसोथर्म इन शॉर्ट। लेकिन उससे पहले एक चीज याद आ गई। आप में से किसी एक बच्चे ने एक डाउट पूछा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्यों एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। मतलब कि डाउट उसका कुछ इस तरीके का था कि क्यों हम अलग अलग गैसेस में जब कंपैरिजन करते हैं तब क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे इंक्रीमेंट लेवल पे जा रहा है तो एड्जॉर्प्शन क्यों बढ़ता है। क्लियर। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए, मैंने पिछले 2 लेक्चर से वो बात मैं आपको सिखाते आ रहा हूं कि लिक्विफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर ही एक ऐसा परफेक्ट या फिक्स्ड टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के अब उसके ज्यादा अगर हमने टेम्परेचर दिया तो अब हम गैस को लिक्विफाइड नहीं कर पाएंगे। क्लियर। उस बात को पहले तो समझ लो कि हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी एक्चुअल में है क्या। बराबर। अब आपका क्वेश्चन जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन जैसे ये था, वो डाउट था वो बच्चे का कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। एक्चुअल में ये 2 लेक्चर पहले उसने पूछा था, लेकिन कुछ टाइम नहीं मिला या मुझे याद नहीं आया, आज याद आ गया। मैं बता देता हूँ कि क्रिटिकल टेम्परेचर के इंक्रीमेंट होने के साथ साथ समझना क्यों एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि एड्जॉर्प्शन बढ़ने के पीछे का रीजन होता है इजीली लिक्विफाइड हो जाना, यानी कि इजीली क्या लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाना कोई भी गैसियस। रेडी। और इजीली लिक्विफाइड कब होता है? जब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। क्लियर। क्यों? अब समझिएगा, मैं आपको रिलेशन पढ़ा रहा हूं, दोनों के बीच का एक रिलेशन पढ़ा रहा हूं कि भाई मैं कोई 2 गैसेस लूंगा, दोनों के क्रिटिकल टेम्परेचर आपको बताऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। क्लियर। और साथ में आपको कंपैरिजन भी पढ़ा दूंगा क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर में डिफरेंट है, वहां पे भी ध्यान रखना। हमने वहां पे एक फिनोमेना ये कहा था कि टेम्परेचर बढ़ने से, समझना, टेम्परेचर बढ़ने से हम एड्जॉर्प्शन कम करते हैं, कम पाते हैं ना, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे मॉलिक्यूल भागने लगते हैं और एड्जॉर्प्शन कम होता है। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के इंक्रीमेंट होने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। ये दोनों फिनोमेना समझना अच्छी तरीके से। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको पहले वो समझा देता हूं। जैसे कि एक मैंने यहाँ पे ग्राफ ले लिया, नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे ले लेता हूं मैं। यहाँ मैंने टेम्परेचर शुरू किया 0, 100, 200, 300, 400। क्लियर। अब मैं 2 प्रकार के गैसेस ले रहा हूं, समझना, 2 प्रकार के गैस ले रहा हूं। ये डाउट अब देख लो अच्छी तरीके से क्योंकि इसके अंदर बहुत दिक्कत कर रहे हो आप लोग। देखो एक्चुअल में ये है कि मैं एक गैसियस ए ले रहा हूं और उस ए गैसियस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 150 डिग्री। समझना, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है टीसी वो कितना है? 150 डिग्री सेल्सियस। रेडी। समझना 150 डिग्री। और एक मेरे पास दूसरा गैस है, वो गैस मेरे पास गैस बी नाम उसको मैं देता हूं और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 250 डिग्री है। क्लियर। ये जो टेम्परेचर मैंने लिया हुआ है वो टेम्परेचर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, समझना अच्छी तरीके से। क्लियर। तो इस ग्राफ के अंदर मैं 150 डिग्री टेम्परेचर को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो सपोज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है नॉर्मल। उसके बाद 250 डिग्री जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। क्लियर। यानी ये मेरा गैस
ए का क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये मेरा गैस बी का क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, मैं जब टेम्परेचर को अप्लाई करता हूं, वो टेम्परेचर मैंने सपोज 100 डिग्री अप्लाई किया, बहुत इजी है समझना, मैंने सपोज 100 डिग्री टेम्परेचर अप्लाई किया, तो उस 100 डिग्री टेम्परेचर पे समझना, उस 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या गैस ए और गैस बी दोनों लिक्विफाइड हो जाएंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, बी ऑनेस्ट। पहले लिखिएगा, वीडियो को स्टॉप करके आंसर देना, उसके बाद आप लोग आगे की चीज करना। क्लियर? क्या 150 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिटिकल टेम्परेचर वाला गैस ए और 250 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिटिकल टेम्परेचर वाला गैस बी, वो दोनों को जब मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देता हूं, सेल्सियस सॉरी टेम्परेचर देता हूं, तो क्या वो दोनों गैस इवापोरेट सॉरी माफ कीजिए लिक्विफाई हो जाएंगे? तो इजीली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अब तक आया नहीं है। मैंने सिर्फ कितना टेम्परेचर दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। मतलब कि आप क्रिटिकल टेम्परेचर के डाउन में, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, समझना, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे के टेम्परेचर पे आप लोग किसी भी गैस को किसी भी लिक्विफाइड जब कर रहे हो गैसेस का, तब किसी भी गैसेस को आप उतना टेम्परेचर दे सकते हो एक हद तक, और वो हद यहाँ पे 150 है और यहाँ पे 250 है। 100 दे सकते हो, इवन 149 दे सकते हो, इवन 150 जो क्रिटिकल आ गया। आप 150 से अबो यानी 151 नहीं दे सकते हो, ऐसा। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन, मैं 250 माफ कीजिए, मैं थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाता हूं, 100 डिग्री मैंने और बढ़ा दिया, जैसे कि यहाँ पे था, मैंने अब बढ़े से कर दिया टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? कितना कर दिया? 200 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर कर दिया, समझना। तो अब मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के कि क्या गैस ए लिक्विफाई हो जाएगा या क्या और गैस बी भी लिक्विफाई हो जाएगा? दोनों के आंसर अलग अलग देना। क्या ए गैस जो है वो लिक्विफाई होगा, क्या बी गैस जो है लिक्विफाई होगा? तो ये जो गैस ए है वो लिक्विफाई नहीं हो पाएगा। सेकंड कंडीशन के अंदर गैस ए लिक्विफाई नहीं हो सकता है, बराबर? ये तो लिक्विफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर था वो 150 डिग्री था, हमने 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, मतलब कि कौन सा टेम्परेचर आ गया? 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ए लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, पर बी लिक्विफाई हो जाएगा। सिंपल। दो केस मैंने आपको बताया, पहले केस में दोनों लिक्विफाई हो जाएंगे, दूसरे केस में ये लिक्विफाई होगा लेकिन ये लिक्विफाई नहीं होगा, बराबर? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और एक चीज खुद से सोचिए। आपका क्वेश्चन ये था कि क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एड्जॉर्प्शन क्यों बढ़ता है, तो ये दोनों की कंपैरिजन कर लो सिर्फ एक बार। ये 150 डिग्री वाला और 250 डिग्री वाला है, उसका मुझे एड्जॉर्प्शन का लेवल मुझे ढूंढना है, तो सबसे पहले ये लिक्विफाई होने की इसकी एबिलिटी देखनी पड़ेगी। क्योंकि एक चीज तो आपको याद ही है कि जितना स्पीड से लिक्विफाई होगा उतना स्पीड से एड्जॉर्प्शन होगा। क्लियर? जितना ज्यादा लिक्विफाई, जितनी स्पीड से लिक्विफाई होगा उतनी स्पीड से एड्जॉर्प्शन होगा। और कितनी स्पीड से लिक्विफाई हो रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया। कंपैरिजन बता रहा हूं कि भाई ए और बी, उसमें बी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, ए का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। तो क्यों बी जो है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, मतलब क्यों बी का एड्जॉर्प्शन ज्यादा रहता है ए की कंपैरिजन में? देखिए, हम जो भी टेम्परेचर अप्लाई करते हैं या जो भी चीज करते हैं वो दोनों के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 250 है। लेकिन हम कोई भी नॉर्मल केस लेंगे, वो नॉर्मल केस जैसे कि मैंने केस ले लिया 200 डिग्री सेल्सियस, तो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए ये जो है वो लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, ये जो है वो लिक्विफाई हो पाएगा। मतलब क्या निकला इसका कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए तो इसकी टेंडेंसी बनी लिक्विफाई होने की। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मेरे अप्लाई किए गए टेम्परेचर से ज्यादा है, इसलिए वो लिक्विफाई होने के लिए एबल बना। ये लिक्विफाई नहीं हो सकता क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो मैंने अप्लाई किया उससे कम है। क्लियर? तो इन दोनों की कंपैरिजन में, अब सेकंड केस की बात करें तो इन दोनों की कंपैरिजन में क्या हुआ, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये जो है वो लिक्विफाई हो पाया, ये नहीं हो पाया। ये लिक्विफाई हो पाया मतलब इसका एड्जॉर्प्शन होगा, ये नहीं हो पाया मतलब इसका एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो कंपैरिजन खुद कर लीजिए, इसका लिक्विफिकेशन हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है, इसका एड्जॉर्प्शन हो सकता है, इसका एड्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। तो पहले किसका एड्जॉर्प्शन होगा दोनों की कंपैरिजन में? 250 वाले का। सिंपल। यानी कि हम जो कंडीशन अप्लाई करते हैं, हम जो टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, उस टेम्परेचर के डिपेंड्स पे हमें पता चल जाता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ क्या
क्रिटिकल टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ आपका जो लिक्विफाइंग होने का रेट है वो क्या हो जाता है, लिक्विफाइंग, समझना क्या, लिक्विफाइंग होने का जो रेट है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से एड्जॉर्प्शन का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। क्लियर ना, एड्जॉर्प्शन रेट जो होता है ना, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, वो भी हमारा बढ़ जाता है। क्लियर, फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो समझ में आ गई किस तरीके से इसको हमें किस तरीके से हम जान सकते हैं कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से किस तरीके से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। क्लियर, या तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। क्लियर, चालू करते हैं। लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगम्यूर समझने से पहले आप लोग थोड़ा बैक जाइए और फ्रोनलीच को समझ लीजिए, क्योंकि लैंगम्यूर और फ्रोनलीच दोनों ने जो आइसोथर्म दिया ना वो एक ही टर्म के बेसिस पे दिए थे। दोनों का जो स्टेटमेंट था वो भी नियर अबाउट सेम था। क्लियर, वहां पे फ्रोनलीच के अंदर हमने कुछ कहा था क्या, कि भाई जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मींस व्हाट, x by m था, याद कीजिए। वो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वो डिपेंड करता था प्रेशर के ऊपर जो एड्सोर्बेंट के ऊपर हम लगाते थे। जब वो एड्सोर्बेंट के ऊपर जा रहा था तब हमने उसके ऊपर जो प्रेशर लगाया उस प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता था क्या, ये चीज, सॉरी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन x by m रेशियो, कि भाई एड्सोर्बेंट टू मास का जो रेशियो था पर यूनिट मास का वो। क्लियर, यहाँ पे भी आपको वही चीज को ध्यान रखना है और वही चीज यहाँ पे काम में आएगी बहुत ज्यादा। क्लियर, याद रखना खास, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन जो है वो लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि लैंगम्यूर ने जो उसके एजम्पशन दिए थे वो एजम्पशन पे, वो एजम्पशन क्या थे वो समझिए। दो ही एजम्पशन थे एक्चुअल में। उसने दो चीजें बताई थी पहले कि भाई मैं जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मेरे एजम्पशन के बेसिस पे चलेगी। और वो एजम्पशन क्या थे, पहले तो आपको वो एजम्पशन लिखने होंगे अगर ये पूछा गया तो। उस एजम्पशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लैंगम्यूर आइसोथर्म जो है उसके एजम्पशन, उस एजम्पशन को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, समझना। दो एजम्पशन थे लैंगम्यूर आइसोथर्म के, दो एजम्पशन थे। पहला एजम्पशन उसने ये बताया था कि जब भी कभी कोई एड्सोर्बेंट के ऊपर जाता है, क्या, जब भी कभी कोई एड्सोर्बेंट वो कभी जब भी कभी एड्सोर्बेंट के ऊपर जाता है, किसके ऊपर जाता है, एड्सोर्बेंट के ऊपर। जब एड्सोर्बेंट के ऊपर जाता है तो उस चीज को हमने एड्सॉर्प्शन कहा था। क्लियर ना, इस फिनोमेना को हमने क्या कहा था, एड्सॉर्प्शन कहा था। वो एड्सॉर्प्शन जो है वो एड्सॉर्प्शन, इस प्रकार के एड्सॉर्प्शन को उसने कहा था कंडेंसेशन। क्या कहा था, इस प्रकार के एड्सॉर्प्शन को उसने नाम दिया था क्या, कंडेंसेशन। एक प्रकार का गैसियस, जब सीधा लिक्विड, कोई भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर या सॉलिड की सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, हम उसके ऊपर प्रेशर से उसको क्या कर रहा है, एड्सॉर्ब करवा रहा है। मतलब कि एड्सॉर्प्शन को उसने क्या नाम दिया था, कंडेंसेशन। क्लियर, और दूसरा यही चीज, एजम्पशन पहला ही चल रहा है अभी, वो पहले एजम्पशन में दूसरी बात ये बताई थी कि जब एड्सोर्बेंट के ऊपर से निकाला जाता है, यानी कि इससे रिवर्स प्रोसेस होती है। जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूं, ये जो है वो पहली कंडीशन है, लेकिन अब जब रिवर्स जा रहा है, रिवर्स, तब क्या होता था, रिवर्स जब जाता है तब, यानी कि एड्सोर्बेंट के ऊपर से जब एड्सोर्बेंट को क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, यानी कि उस चीज को हमने क्या नाम दिया था, डिसॉर्प्शन। वो तो याद है आपको, वो डिसॉर्प्शन जो है, वो डिसॉर्प्शन को उसने नाम दिया था इवापोरेशन। क्या नाम दिया था, इवापोरेशन। ये उसका पहला एजम्पशन है। और पहले एजम्पशन के अंदर ये दोनों चीजें बताने के बाद उसने एक चीज बताई कि एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन वो दोनों कंटिन्यूअसली चालू रहते हैं, और एक ऐसी कंडीशन आती है जिसको उसने इक्विलिब्रियम कंडीशन बताई, कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, यानी कि एड्सॉर्प्शन होने की जो ताकत है वो और डिसॉर्प्शन होने की ताकत है वो दोनों क्या हो जाती है, इक्वल। क्लियर, यानी कि पहला ही एजम्पशन चल रहा है अभी, पहला ही एजम्पशन अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं। पहला हमने क्या बताया, दोनों को समझाया कि उसने एड्सॉर्प्शन को कंडेंसेशन नाम दिया, इवापोरेशन को डिसॉर्प्शन नाम दिया। क्लियर, तो यही इसके बाद उसने क्या बताया कि भाई ये दोनों जब चीज होती है, एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों होता है, वो एक ऐसी कंडीशन, कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ये दोनों, यानी कि एड्सॉर्प्शन होने का जो रेट है वो, मतलब कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, मैं आरओडी और आरओए लिख रहा हूं, समझना क्या, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेम। समझ में आई बात,
पहला एजम्पशन समझ में आ गया। पहला एजम्पशन क्या था, उसने कहा कि व्हेन एडसोर्बेट is adsorbed on adsorbent at that time the phenomena which is called adsorption. This adsorption is this adsorption is also known as condensation and desorption is also known as evaporation. Ready? First, when adsorbate is adsorbed on adsorbent, then what? This phenomena is the adsorption, which is also known as condensation, and same opposite situation उसको उसने नाम दिया evaporation. क्या नाम दिया उसको? Evaporation. And at equilibrium condition, the rate of adsorption and rate of desorption must be equal. What? The rate of absorption and the rate of desorption must be equal when at equilibrium condition. Clear? At equilibrium condition, the rate of adsorption and rate of desorption must be same. Clear? समझ में आ गया? ना समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके वापस जाइए, फिर से पूरा एजम्पशंस को देखिए क्या, क्योंकि एजम्पशन के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। दूसरा एजम्पशन उसने क्या दिया, यही चीज दूसरा एजम्पशन कि किसी भी प्रकार का एडसोर्बेट, ये एजम्पशन रॉन्ग था उसका। ये तो चलो सही है कि भाई एडसोर्प्शन होता है, डिसोर्प्शन होता है, सही बात है। लेकिन इसने एक बताया कि भाई जब भी कभी कोई भी एडसोर्बेट एडसोर्बेंट के ऊपर जाता है, क्या जब भी कभी कोई एडसोर्बेट वो एडसोर्बेंट के ऊपर जाता है, रेडी? जब भी कभी कोई एडसोर्बेंट के ऊपर जाता है, उस वक्त वो उसके ऊपर यानी कि एडसोर्प्शन के वक्त वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर बना पाता है, यानी कि वो जो है वो क्या करता है, मोनो लेयर बनाता है। ये मैंने आपको फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में पढ़ा दिया। यानी इसके कहने के मुताबिक फिजिक्स ऑप्शन तो होता ही नहीं है, हमने कहा था ना केमिस्ट्री ऑप्शन मोनो लेयर होता है, फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर होता है, पढ़ा था ना वो तो डिफरेंस में। तो क्या फिजिक्स ऑप्शन होता ही नहीं है ना? ऐसा तो नहीं होता। मतलब ये जो है एजम्पशन कुछ हद तक रॉन्ग दिख रहा है हमको, लेकिन इस एजम्पशन को ध्यान में रख के उसने अपना ये क्या दिया, आइसोथर्म दिया। रेडी? समझ में आ गई बात? ये उसकी लिमिटेशन नहीं है, ये उसका एजम्पशन है, उसकी लिमिटेशन नहीं, लेकिन उसने ऐसा एज्यूम किया था कि भाई ऐसा हो तो मेरा आइसोथर्म इस प्रकार की कैलकुलेशन देगा। समझ में आई बात? दोनों एजम्पशन को पहले समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको सारी बातें ज्यादा क्लियर होगी। एजम्पशन दोनों समझ लीजिएगा। क्लियर? अब चालू करते हैं हमारा जो आइसोथर्म है लैंगम्यूर का। वो लैंगम्यूर एडसोर्प्शन आइसोथर्म फ्रुनलिच, देखो फ्रुनलिच आपने पढ़ लिया, लेकिन लैंगम्यूर आइसोथर्म जब आप पढ़ते हो उसके ऊपर से आपको फ्रुनलिच का भी पता अपने आप चल जाता है। जैसे यहाँ पे मैं चालू कर रहा हूँ, अंत तक आप इसको देखिएगा, एंड तक आपको पता चल जाएगा कि भाई ये दोनों तो कनेक्टेड है, लैंगम्यूर और फ्रुनलिच दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? कैसे समझिए। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जैसे हर वक्त हम एग्जांपल लेते हुए चाहिए कि भाई लैंगम्यूर के लिए मैं एक प्रॉपर मैंने एडसोर्बेंट ले लिया। क्या लिया? एक मैंने एडसोर्बेंट ले लिया। उस एडसोर्बेंट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल को क्या करवा रहा हूं, ये मेरा गैसियस मॉलिक्यूल है। क्लियर? और उस गैसियस मॉलिक्यूल को मैं ए नाम देता हूं, भाई ए गैस, व्हाटएवर ए गैस मेरे पास है। क्लियर? और उस एडसोर्बेंट के ऊपर वो क्या हो रहा है, एडसोर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? एडसोर्ब। फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों एजम्पशन के बेसिस पे ये भाई ने सब कुछ कहा था, तो ये एजम्पशन दिमाग में रखना। चलिए, तो गैसियस मॉलिक्यूल अगर एडसोर्बेंट के ऊपर एडसोर्ब होते हैं तो इसने कहा कि भाई मोनो लेयर बनता है। तो मैं एक लेयर सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि भाई जैसे कि ये फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर के जो खाली भाग है वो फर्स्ट लेयर के खाली भाग है। रेडी? और ऊपर से जो ये गैसियस के मॉलिक्यूल जो है वो गैसियस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, वो मॉलिक्यूल इस खाली जो स्थान है, यहाँ पे जो खाली जो जगह है वहां पे क्या होने वाले हैं, एडसोर्ब होने वाले हैं। बराबर ना? ये जो गैस ए है वो गैस ए यानी कि इसके मॉलिक्यूल, इसके जो पर्टिकुलर एडसोर्बेट हमारा जो है ये, वो एडसोर्बेट हमारी एडसोर्बेंट की सरफेस यानी कि पहले लेयर के ऊपर क्या होने वाला है, एडसोर्प्शन होने वाला है उसका। क्लियर? वो एडसोर्ब होने वाला है। समझना। अब वहां पे अब लैंगम्यूर ने एक्चुअल में जो फ्रुनलिच ने कहा था वही बात इसने भी बताई, वही बात इसने बताई। उसने क्या बताई थी कि जो प्रेशर के जो एडसोर्बेट होता है उसके ऊपर हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड रहता है कितना एडसोर्प्शन हुआ, यानी एक्सटेंट ऑफ एडसोर्प्शन कितना हुआ। यहाँ पे भी उसने यही चीज बताई, लेकिन एक चीज उसने साथ में ऐड कर दी। वो चीज क्या थी कि भाई वो बात सही है कि भाई प्रेशर जो है वो प्रेशर एडसोर्प्शन के दौरान हम जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं
एड्सॉर्बेट का, हमारे एड्सॉर्बेंट के ऊपर, उसके ऊपर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिसाइड होता है। लेकिन वो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के ऊपर नहीं, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मैंने यहाँ पे जैसे बताया इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर वो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों को देखना पड़ता है, और ये दोनों को ध्यान में रख के उसने अपना ये आइसोथर्म दिया। क्लियर, समझ में आई बात? दोनों का डिफरेंस क्या है? वहां पे सिर्फ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होता है, ऐसा उसने बताया। बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, वो प्रेशर को सपोज मैं ए नाम दिया है तो मैं उसको पीए नाम देता हूँ। क्लियर, प्रेशर ऑफ गैस ए, नॉर्मल सा सिर्फ नोटेशन दिया है क्या, प्रेशर ऑफ गैस ए, उसको मैंने नाम दे दिया क्या, पीए। अब समझना, जब पीए जो है वो पीए जब यहाँ पे भरे जाएंगे तो इस मोनोलेयर के अंदर तो दो पार्टीशन होते हैं। पहले तो वो क्या था, पूरा खाली था। क्लियर ना, यहाँ पे जो जगह थी, पहले तो पूरा लेयर खाली था ना। यहाँ जैसे कि ये जो है वो मॉलिक्यूल आप देखो ही मत, ये जो मैंने 3 बताया है, जैसे ये 3 है ही नहीं, तो वहां पे जो है मुझे टोटल जो साइड देखने को मिलेगी, मतलब टोटल जो जगह देखने को मिलेगी उसको मैं साइड्स कहता हूँ। वो टोटल जो साइड्स है, टोटल साइड्स मतलब कि जो जगह है टोटल वो कितनी है, सपोज मुझे पता नहीं, मैं उसको एन कह देता हूँ। सपोज यहाँ पे जो टोटल साइड्स है, टोटल साइड्स वो कितनी है, एन। समझना, जो बोल रहा हूं ना उस बात को समझना अच्छी तरीके से। टोटल साइड्स कितनी है, एन। अब टोटल साइड्स एन है, धीरे धीरे जब एड्सॉर्प्शन शुरू हुआ, एड्सॉर्प्शन चालू हो गया, तो एड्सॉर्प्शन चालू होने के बाद कुछ मॉलिक्यूल आ गए, कुछ जगह खाली है, तो अब मेरे पास दो चीज आ गई, अब भरी हुई भी है और खाली भी है। क्यों? क्योंकि ये लाइन में भर जाएंगे ना, क्योंकि एक ही लेयर बन रहा है। देखिए लेयर एक ही बन रहा है, ज्यादा लेयर होते तो ये जो खाली रहता कुछ खाली रह जाता, कुछ के ऊपर आ जाता, डिपेंड्स ऑन प्रेशर। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, पहले लेयर में ही भरे जाएंगे, यानी कि कुछ जगह ऐसी होगी जो मुझे पता नहीं है कितनी जगह खाली हुई, कुछ जगह ऐसी होगी जो भरी हुई है, वो भी मुझे पता नहीं है। बराबर, ध्यान रखना जो बोल रहा हूं उस बात को खास। यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं कि मेरे पास टोटल साइड्स कितनी है, एन। टोटल साइड्स कितनी है, एन। समझना, तो इसमें जो जगह भर दी गई है, जो जगह भर दी गई है या जो जगह अवेलेबल है, जो खाली है, जो जगह खाली है या जो जगह कंप्लीट फुलफिल हो गई है, वो दोनों के बारे में अगर मुझे कुछ कहना हो तो लैंगम्यूर ने एक नया यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन किया। लैंगम्यूर ने क्या किया, एक नया कांस्टेंट डिफाइन किया। वो कांस्टेंट क्या था, वो कांस्टेंट था थीटा। क्या कांस्टेंट था, थीटा। समझना, लैंगम्यूर ने एक नया यहाँ पे कांस्टेंट ये जो है उसको डिफाइन किया। जैसे थीटा कुछ नहीं है, अभी आपको नया लगेगा, लेकिन थीटा एक्चुअल में उसने क्या दिया था, थीटा जो है ना एक्चुअल में वो x/m ही था। एक्चुअल में जो थीटा है ना वो x/m ही था। लेकिन हमारा जो फ्रुंडलिच था, वो फ्रुंडलिच ने x/m को प्रॉपर डिफाइन किया था कि भाई एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर यूनिट मास। इसने क्या किया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर यूनिट मास। लेकिन उसको थीटा को उसने दिखाने के लिए क्या बताया कि भाई मेरे पास तो मोनोलेयर है, मेरे पास तो बहुत सारे लेयर नहीं है, मतलब ये मैं नहीं कह सकता हूं, कह सकता हूं लेकिन एक लेयर के लिए अगर मुझे कहना हो तो मैं क्या कहूंगा कि भाई जितनी स्पेस ऑक्यूपाइड हो गई है, मतलब कि जितनी स्पेस भर दी गई है, डिवाइड बाय टोटल स्पेस मेरे पास है, वो मुझे क्या देगा, थीटा। यानी कि अवेलेबल स्पेस कितनी है, यहाँ पे अवेलेबल साइड्स कितनी है। अवेलेबल साइड्स ही हुआ ना एड्सॉर्प्शन का रेट, मतलब कि अवेलेबल साइड्स, एड्सॉर्प्शन का जो रेट है अवेलेबल साइड्स हो गया। तो थीटा उसने क्या कहा कि भाई साइड्स ऑक्यूपाइड, साइड्स ऑक्यूपाइड, समझना, साइड्स ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल साइड्स। साइड्स लिखा है मतलब की जगह, कि भाई साइड्स ऑक्यूपाइड मतलब कि जितनी जगह भर दी गई है डिवाइड बाय जो टोटल जगह है, वो अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, थीटा। एक प्रकार का x/m ही हुआ ना, ये देखिए m टोटल साइड्स, मतलब m मतलब हमारा जो एड्सॉर्बेंट था, टोटल साइड्स थे वो। लेकिन ये जो है ना वो एक लेयर के लिए है, मतलब ये एक लेयर, यहाँ पे टोटल मास था। x क्या था हमारा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये जो x, सॉरी माफ कीजिए, x क्या था हमारा, एड्सॉर्बेट, जो एड्सॉर्बेट उसके ऊपर आ रहा था वो, ये भी एड्सॉर्बेट ही है। लेकिन ये जो है वो क्या है, एड्सॉर्बेट ऐसा जो क्या हो चुका है, एड्सॉर्ब हो चुका है। यानी कि अब कितना एड्सॉर्प्शन बाकी बचा वो मुझे जानना हो तो मैं थीटा से जानूंगा। बाकी बचा मतलब कि अवेलेबल साइड्स, यानी कि ये थीटा जो है वो क्या है, अवेलेबल साइड्स है। समझना, थीटा है वो क्या है, अवेलेबल साइड्स। ये साइड्स जो ऑक्यूपाइड हो चुकी है, मतलब कि
इसके ऊपर से अगर मुझे कैलकुलेटिव इस टर्म इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि भाई साइड्स ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल साइड्स, तो मैंने कितनी ली हुई है, टोटल साइड्स देखिए मैंने कितनी ली हुई है, टोटल साइड्स n, सिंपल, टोटल साइड्स कितनी है मेरी n, जो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, जहां पे थीटा क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं लिख देता हूं, थीटा क्या है, अवेलेबल साइड्स, थीटा हमारा क्या है, अवेलेबल साइड्स, क्लियर। और ये जो है वो साइड्स ऑक्यूपाई हो चुकी है, मतलब इसके ऊपर से मुझे दो चीज पता है, थीटा और n, तो मुझे कितनी साइड्स ऑक्यूपाई हुई वो मुझे मिल जाएगी ना, यानी कि ऑक्यूपाइड साइड्स, जितनी साइड्स ऑक्यूपाई हो चुकी है वो कितनी होगी, थीटा इंटू n, यानी n थीटा। चलिए ऑक्यूपाइड साइड्स मुझे मिल गई, क्लियर, समझ में आई बात, कितनी साइड्स ऑक्यूपाई हुई, ये एक लेयर है इसलिए ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा होता तो सीधा फ्रंटली आ जाता। रेडी, ऑक्यूपाइड साइड्स कितना मिला मुझे, n थीटा, बराबर, यहां तक समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या एड्सॉर्प्शन यहाँ पे हुआ था, जो गैसियस एड्सॉर्ब हो रहा था कुछ प्रेशर के साथ हो रहा था, उस प्रेशर को मैंने पीए नाम दिया। यहाँ पे टोटल जगह n थी, भरी हुई जगह मुझे ढूंढनी है, तो खाली जगह की मदद से मैं ढूंढ सकता हूँ, खाली जगह यानी कि ऑक्यूपाइड स्पेस, सॉरी अवेलेबल स्पेस को लैंग्यूर ने एक प्रॉपर नोटेशन दिया, एक प्रॉपर कांस्टेंट दिया, जिसको उसने नाम दिया थीटा, यानी कि अवेलेबल साइड्स। तो अवेलेबल साइड्स अगर थीटा है, टोटल साइड्स अगर n है, तो टोटल ऑक्यूपाइड हुई साइड्स कितनी होगी, n थीटा हो जाएगी। चलो यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। अब इसने ये बताया कि भाई जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो, यानी कि कंडेंसेशन और इवापोरेशन हो रहा है, वो दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है। देखिए रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब हमें दोनों केस के लिए पढ़ना पड़ेगा। रेडी, फिर उसके बाद हम इक्विलिब्रियम में दोनों को इक्वल भी कर देंगे तो हमारा पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा, क्लियर। मैं सबसे पहले बात करता हूं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की, यानी कि मेरा जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो पहला तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, प्रेशर के ऊपर। हो तो मैंने बताया ही, पहला स्टेटमेंट तो उसका फ्रुंडलिच के जैसा ही था, क्लियर। पहला स्टेटमेंट तो उसका क्या था, फ्रुंडलिच के जैसा ही था, सेम, उसमें तो कोई चेंज नहीं था। यानी कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है आरओए, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो किसके इक्वल है, प्रेशर के इक्वल। ए के लिए है तो मैं उसको पीए नाम दे देता हूं, समझना अच्छी तरीके से जो बोल रहा हूं। क्या रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो मेरा है, वो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पीए के, बराबर, भूलना मत। क्या रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो किसके इक्वल है, पीए के इक्वल है, बराबर। यहां पे अगर मैं प्रोपोर्शनल की साइन हटाता हूं तो मुझे कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू, मैं कोई कांस्टेंट के ले लेता हूं और ए के लिए मैं कांस्टेंट के ए लेता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा अलग अलग करना है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के लिए हम बी ले लेंगे, क्लियर, बात बन जाएगी। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के लिए हमारा ये जो है वो हमारा कांस्टेंट है, क्लियर, ये जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट, और पीए हमारा प्रेशर है, मतलब कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो पीए इंटू के जितना हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये आ गई कि भाई रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। दूसरी बात, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो लेयर बना, एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्बेंट, जब एड्सॉर्बेंट के ऊपर गया तब मोनो लेयर बना, तो कितनी अवेलेबल उसके पास स्पेस थी, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन है, थीटा के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना, ये जो है थीटा, अवेलेबल साइड्स कितनी है उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा कि नहीं। सीधी बात है कि भाई यहाँ पे जगह तो देखनी पड़ेगी ना, जगह नहीं होगी तो जाएंगे कैसे, हम घर लेने जाते हैं तो पहले जगह देखते हैं ना, भाई कितने बार का मकान है मेरा, कितनी जगह है, बालकनी है कि नहीं, क्लियर। तो वो पूरा हम साइड्स पहले देखते हैं, यानी कि कितनी जगह है, उस जगह में हम फुलफिल हो पाएंगे कि नहीं। तो ये भाई जब आ रहा है तो ये जगह देखेगा कि नहीं, यानी डिपेंड करेगा एक जगह के ऊपर भी, प्रेशर के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन साथ में जगह जो वहां पे है, क्योंकि भर चुकी है वहां तो वो रह नहीं पाएगा, जो खाली जगह है वहीं पे तो उसको रहना है, मतलब कि अवेलेबल स्पेस जो है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। यानी पहली चीज में इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, ये जो है उसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो पीए के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ में वो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डिपेंड, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, दूसरा अवेलेबल स्पेस के ऊपर, किसके ऊपर, अवेलेबल साइट्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, अवेलेबल साइट्स के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। अब समझना अवेलेबल साइट्स कितनी है,
बहुत इजी समझना। अवेलेबल साइड, मेरे पास टोटल साइज कितनी है, टोटल साइड्स कितनी है n, उसमें ऑक्यूपाइड कितनी हो गई है n थीटा, टोटल है n थीटा निकल गई तो अवेलेबल बच जाएगी। सीधी बात, n में से मैं n थीटा को निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, अवेलेबल साइड्स मिल जाएगी। यानी अवेलेबल साइड्स रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, समझना क्या, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल साइड्स माइनस साइड्स विच ऑक्यूपाइड। ये टोटल साइड्स हो गई n, टोटल साइड में से जो जगह भर दी गई है उसको मैं अगर निकाल दूं तो मुझे यहाँ पे अवेलेबल साइड्स मिल जाएगी, वो तो अवेलेबल साइड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे, इसको नहीं देता हूं, इसका पहले कांस्टेंट रख देते हैं, उसके बाद कर देते, प्रोपोर्शनल की साइन हटानी पड़ेगी। चलो प्रोपोर्शनल की साइन में यहाँ पे हटा दे रहा हूं, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू के बी, इसके लिए बी नाम दे देता हूं। चलो तो अलग, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन यहाँ पे बी नाम दे दिया, के बी इंटू एन कॉमन आ जाएगा 1 माइनस थीटा, यानी कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो इक्वल हो गया किसके, ये इक्वेशन 2 हो गया। समझना, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पहले तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, दूसरा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अवेलेबल साइड्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, जगह कितनी है वहां पे। तो इक्वेशन 1 और 2 उसमें देखो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू दिस, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू दिस, तो दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूं पहले तो, ये जो है वो और ये जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, समझना। पर यहाँ पे एक चीज आपको खास देखनी है, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे कि ये दोनों के इज इक्वल ले लिया तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, पर ये दोनों एक साथ हो रहा है, यहाँ ये दोनों अलग अलग नहीं हो रहा, इसलिए मैंने आपको इक्वल करके बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे मैंने जैसे कि कांस्टेंट के ए रखा है, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट के बी रखा है, पर वो दोनों के ए जो कांस्टेंट है वो और यहाँ पे जो के बी जो कांस्टेंट है वो दोनों चीज मैं इक्वलाइज नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट है के ए और के बी, वो दोनों एक्चुअल में तो एक ही कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो है तो किसके, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के ही है। यानी कि मैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए लिखता हूं, और ये टर्म आप भूल जाओ, जैसे कि मैं ये टर्म सबको सिखाना, ये तो आपको करना ही है, लेकिन भूल जाओ, सपोज ये नहीं है, फिर ये भी टर्म हमारे पास नहीं है इक्वल वाला, तो हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n minus n theta, then rate of adsorption directly proportional to pa into this, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दोनों, क्योंकि प्रोपोर्शनल की साइन के एक तरफ जो है, आप जैसे याद कीजिए इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, उसमें हमने रजिस्टिविटी पढ़ा था 10th के अंदर, इसके आगे के चैप्टर के अंदर भी हमने वो चीज किया, रजिस्टिविटी याद कीजिए, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो हमने L को 1 के साथ मल्टीपल किया था ना, L इंटू 1/a, यानी कि दोनों अगर इक्वल है तो सामने के टर्म मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि ये जो दोनों हैं आपने कांस्टेंट अलग रखे लेकिन वो एक ही है, यानी कि मैं यहाँ पे चलिए के ही रख रहा हूं तो आपको मिस्टेक ना हो कि भाई वो कांस्टेंट भी क्या है, के ए ही है। ये जो चीज है ना वो आपको याद नहीं रखनी है, ध्यान रखना, ये जो इक्वल वाली साइन है ना वो तो सिर्फ आपको कांस्टेंट दिखाने के लिए मैंने बनाया है। आपको तो यहीं से इक्वेशन बनेगा क्या, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए, दूसरा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल साइड्स। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल साइड्स मींस व्हाट, टोटल साइड्स माइनस साइड्स व्हिच ऑक्यूपाइड मींस n minus n थीटा। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए इनटू n minus n थीटा हो जाएगा। क्लियर? ये सिर्फ समझने के लिए है, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? समझना है इस बात को खास। कुछ बच्चे इसके ऊपर बैठ जाएंगे सीधा लेके कि सर ये तो दोनों इक्वल है तो के पीए इज इक्वल टू के एन, तो के तो अपने आप कट हो जाएगा, सामने सामने पीए इक्वल हो जाएगा। क्लियर? पर प्रोपोर्शनल की साइन है, आपको सीधा ही मैं याद दिला दूं, वो जो हमारी रजिस्टिविटी थी ना उसके अंदर मैं पढ़ा था कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, R inversely proportional to A, then R directly proportional to L by A, then R is equal to rho L by A। ये तो सबको याद होगा ना, तो इससे भी पता चल जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एक तरफ साइड है तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। वैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल PA है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n minus n थीटा है, तो ये दोनों ऐसा हो जाएगा भाई, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA into n minus n theta means n common and 1 minus theta. सिंपल, समझ में आई बात? बहुत इजी है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, समझना। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA into n। अब देखिए यहाँ पे मुझे इक्वल की साइन लगानी हो तो मुझे अब कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यानी कि मैं अब दोनों का कंबाइन कांस्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिया ना, आपको समझाने के लिए जो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लिया वो कांस्टेंट में ले रहा हूँ KA, प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए। यानी कि अब मेरा जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो क्या आएगा, KA into PA into n 1 minus थीटा। ये हमारा हुआ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर एजम्पशन। लैंगम्यूर के एजम्पशन के बेसिस पे हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो था वो क्या आ गया, ये आ गया। सिंपल, समझना, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये आ गया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारा ये निकल के आ गया, आप समझना। देखिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n minus n थीटा, रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, और वो तो एब्जॉर्प्शन का रेट है ना। अब मैं कहना चाहूं कि भाई रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, उल्टी बात, जैसे यहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन था वैसे मैं कहता हूं कि भाई रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अवेलेबल साइड्स के, तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कमेंट सेक्शन में मुझे पहले आंसर लिखना, बी ऑनेस्टली आंसर लिखना, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। क्लियर? रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, रेडी? ओके, लिख दिया। चलिए, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर डिपेंड करता है अवेलेबल साइड्स पे, तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा? ऑक्यूपाइड साइड्स पे। सीधी बात है ना। डिसॉर्प्शन की, सॉरी, मुझे वहां से उसको निकालना है, तो मैं किसके ऊपर डिपेंड करूंगा कि भाई कितने भरे हैं। मैंने, अगर मुझे वहां से, जैसे कि 5 मॉलिक्यूल है, वो मुझे पता है 5 मॉलिक्यूल है, वो मुझे पता तो है कि भाई 5 मॉलिक्यूल है, तभी तो मैं वहां से 2 को निकाल पाऊंगा जब मुझे निकालना है। मुझे डिसॉल्व करवाना है तो मुझे वो तो पता होना चाहिए कि मुझे वहां से लेना क्या है। यानी कि डिसॉर्प्शन का रेट डिपेंड करेगा किसके ऊपर? वहां पे जो स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी है। जैसे ये डिपेंड करता था कितनी खाली है, क्योंकि उसको जाना है, घर लेना है, रहने जाना है। अब घर वहां से निकलना है तो डिपेंड करेगा भाई वहां पे कितने की बस्ती है। सिंपल है, रेडी? तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ऑक्यूपाइड साइड्स के ऊपर। सो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्यूपाइड साइड्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्यूपाइड साइड्स तो मुझे पता है कि n थीटा है। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, यहां पे मैं अगर इक्वल टू की साइन लगाता हूं, समझना, तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन हो जाएगा। अब मैं इसके लिए अलग लिख रहा हूं, देखिए ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन था, उसका कांस्टेंट अलग होगा, सीधी बात है। लेकिन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन का कांस्टेंट मैं दे देता हूं KB, कोई भी कांस्टेंट। यहां पे वैसे K लिया, जैसे यहां पे KB लिया। क्लियर? अगर सिर्फ नोटेशन है ये दिखाने का कि भाई मैंने प्रोपोर्शनल की साइन हटाई है, आप यहाँ पे कोई भी दूसरा नोटेशन ले सकते हो, KB into n थीटा। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। चलिए, समझ में आई बात? फिर से एक बार कैलकुलेशन समझा देता हूं। क्या? ऑक्यूपाइड साइट्स, सबसे पहले यहां से चालू करते हैं कि जो अवेलेबल साइट्स हमारी होती है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास कितनी साइट्स ऑक्यूपाइड हो चुकी है और हमारे पास टोटल साइट्स कितनी है। तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वही होता है। एक्चुअल में ये x/m ही है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। बस थोड़े वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि एक ही लेयर है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी साइज कितनी है, टोटल साइज कितनी। क्लियर? तो ऑक्यूपाइड साइट मेरे पास हो जाएगी n थीटा। अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो अवेलेबल साइट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दोनों को मैंने लिख दिया, ये तो आपके समझाने के लिए लिखा है। तो इन दोनों के ऊपर से मैं लिख सकता हूं कि भाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KA मल्टीप्लाई बाय n 1 माइनस थीटा, जैसे अभी समझाया था। अब एब्जॉर्प्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने उसके लिए कांस्टेंट रख दिया। तो जैसे एब्जॉर्प्शन अवेलेबल साइट्स पे डिपेंड हो रहा है, वैसे डिसॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड होगा? जो साइट्स पहले से क्या हो चुकी है? ऑक्यूपाइड हो चुकी है, मतलब किसके ऊपर? ऑक्यूपाइड साइट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्यूपाइड साइट, सॉरी इतनी साइड यहां पे ऑक्यूपाइड हो चुकी। सो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n थीटा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन
कांस्टेंट रख दिया मैंने के बी एन थीटा। अब इस भाई का जो दूसरा एजम्पशन है वो यही था, क्या, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन मस्ट बी सेम। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्बेट से एड्सॉर्बेंट के ऊपर जाना और एड्सॉर्बेंट से वापस एड्सॉर्बेट बन के वापस आ जाना, ये दोनों चीज तभी पॉसिबल होती है। एक्चुअल में यहाँ पे ही वो चीज होती है कि जितने आते हैं उतने बाहर भी निकलते हैं, जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे आते हैं उतने मॉलिक्यूल बाहर भी निकलते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो आने का और जाने का जो टाइम, जो रेट होता है वो सेम हो जाता है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या हो जाता है, सेम। तो ये दोनों एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब अब मैं लिख सकता हूं क्या, के ए, समझना, के ए पी ए एन वन माइनस थीटा इज इक्वल टू के बी एन थीटा, दोनों सेम हो जाएंगे। कब? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, ये रहा, क्लियर। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलिए n तो यहां से सीधा कैंसिल हो गया, क्या बचा, के ए पी ए वन माइनस थीटा इज इक्वल टू के बी थीटा। मैं चलिए इसको थोड़ा आप सॉल्व करता हूं कैलकुलेटिव, कि भाई के बी को यहां नीचे ले लेता हूं, यानी के ए वॉल डिवाइड बाय के बी इंटू पी ए वन माइनस थीटा इज इक्वल टू, सामने क्या बचा, सिर्फ थीटा। अब इस के और के बी को, दोनों है तो कांस्टेंट ही, के और के बी दोनों एक प्रकार के कांस्टेंट ही है ना, के और के बी दोनों क्या है, एक प्रकार के कांस्टेंट ही है। तो इस के और के बी को मैं कोई एक इक्वल, कि भाई दोनों को मिला के एक मैं नया कांस्टेंट बता देता हूं, कि भाई मैंने एक कांस्टेंट ले लिया के, जैसे कांस्टेंट ही है दोनों की वैल्यू, जैसे ये कांस्टेंट 5 है, ये कांस्टेंट 10 है, तो दोनों का रेशियो है के, कोई नया कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट ही है, कुछ जो चेंज नहीं, ये वेरी नहीं हो सकता, ये बदल नहीं सकता, ये फिक्स है। तो वो मैंने ले लिया जैसे कि के इंटू पी ए वन माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। चलिए जगह नहीं है, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसकी मैं ये रफ कर देता हूं, क्लियर। उसके बाद यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे फटाफट से, एक चालू मैं कर देता हूं, 1 2 3 फटाफट से ले लीजिए। चलिए अब इस टर्म को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, कि अब इस 1 माइनस थीटा, थीटा वाले टर्म एक तरफ कर देते हैं, के पी ए, समझना, के पी ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, क्लियर। सिर्फ इस टर्म को मैंने सिर्फ क्या लिया है, सामने की साइड डिवाइड। अब मुझे एक्चुअल में तो थीटा ही चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं जो ढूंढ रहा हूं ना वो थीटा ही ढूंढ रहा हूं। मैं तो क्या ढूंढ रहा हूं, एड्सॉर्प्शन का रेट ही ढूंढ रहा हूं, क्योंकि उसके बेसिस पे ही तो मैं ग्राफ बनाने वाला हूं, प्रेशर का, और जो मेरा एक्सटेंशन हुआ, मतलब एक्सटेंड हुआ, मतलब जो मेरा एड्सॉर्प्शन का जो रेट हुआ, अवेलेबल साइड्स कितनी है वो, यानी थीटा को मुझे सब्जेक्ट करना हो तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करना पड़ेगा, कि भाई इसको मैं उल्टा कर देता हूं तो थीटा मुझे मिल जाएगा। कैसे, दोनों साइड उल्टा कर दो, के 1 अपॉन के पी ए, सामने हो गया थीटा, उल्टा कर दिया, सॉरी, थीटा चला जाएगा नीचे, 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मैं थीटा दोनों को अलग अलग दे सकता हूँ, तो एक ही थीटा वाली लाइन हमारे पास बचेगी, 1 बाय थीटा माइनस थीटा, और थीटा क्या हो गया, ये 1 बाय थीटा, थीटा और थीटा क्या हो गया 1, सो 1 अपॉन के पी ए, क्लियर। समझ, ये 1 को यहाँ पे ले लिया इस तरफ, यानी 1 अपॉन के पी ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा। एलसीएम ले लो, 1 प्लस के पी ए, 1 प्लस के पी ए अपॉन के पी ए, सामने हो गया 1 अपॉन थीटा। दोनों को उल्टा कर देते हैं, क्या मिल जाएगा मुझे, आखिरी टर्म, फाइनल टर्म, थीटा इज इक्वल टू उल्टा कर दिया, के पी ए अपॉन 1 प्लस के पी ए, बराबर है। अब ये जो है वो हमारा फाइनल फॉर्मूला है, ये जो है ना वो हमारा फाइनल फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू के पी ए अपॉन 1 प्लस के पी ए। अब ये जो है ना वो अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग बताया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी ये वाले फॉर्म में नहीं है। कौन से फॉर्म में, मैं आपको बता देता हूँ,
ये जो है ना वो ऐसा भी है, के जो है और यहाँ पे के जो है वो उसको दोनों को अलग अलग कांस्टेंट नाम दे दिया गया। जैसे कि मैं ये जो पहला ये जो के है यानी कि वो जो है x बाई एम यानी एड्सोर्बेट वाला और एड्सोर्बेंट वाला दोनों अलग अलग बता दिया गया कि भाई ये तो पीए पीए ही है, तो इस पे तो ये लिखने की दूसरी बार जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं ए हटा देता हूँ। नॉर्मल कंडीशन जो हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है उसके अंदर तो हमारा ए है ही, क्योंकि हम उसको लेके पूरा डेरिवेशन कर रहे थे। रेडी। अब यहाँ पे दोनों कांस्टेंट ए है उसको मुझे अलग अलग दिखाना हो तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ए पी अपॉन 1 प्लस इसकी जगह मैं बी दिखा देता हूँ बी पी। जैसे कि पी जो है ना वो तो सेम है, पी ए यहाँ पे भी पी है यहाँ पे भी पी है, यानी कि मैंने नॉर्मल ले लिया पी पी। तो ये वाला फॉर्म जो है ना वो भी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के अंदर ये भी दिया हुआ है, मटेरियल के अंदर भी ये भी दिया होगा, बहुत सारे मटेरियल में ये दिया है एपी अपॉन 1 प्लस बीपी। आप कोई भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग में आपको बैठना चाहिए भाई ए और बी कांस्टेंट है, पी मैंने अप्लाई किया हुआ प्रेशर है, और थीटा जो है थीटा मेरी अवेलेबल साइड्स थी यानी कि मेरा एब्जॉर्प्शन का रेट था। रेडी। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया है। फिर से एक बार डेरिवेशन देख लीजिए, क्या है के ए पी ए एन वन माइनस थीटा इज इक्वल टू के बी एन थीटा हो जाएगा कब, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, तब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन सेम हो जाएंगे। दोनों को सामने सामने लिख दिया, एन को मैंने कट कर दिया। फिर मैंने क्या किया भाई, इन दोनों कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट ले लिया, पी ए 1 माइनस थीटा सामने थीटा। पूरी कैलकुलेशन आप जानते हो। अब तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, आपको कैलकुलेटिव टर्म है इसलिए खास, और साथ में ही सारी चीजें नोट डाउन करते जाइएगा। अगर नहीं देखा है तो दूसरी बार वीडियो देखिए पूरा और साथ में नोट डाउन करते जाइए। क्लियर। आपके YouTube के अंदर ऐसी भी आपको वहां पे सहूलियत दी गई है कि आप जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो। तो फटाफट से अगर आपको समराइज करना है तो पहले शांति से पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद समराइज करने के लिए फटाफट से 1.5 या 1.75 की स्पीड से देख सकते हो। क्लियर। तो थीटा जो है वो के पी ए अपॉन 1 प्लस के पी ए और ए पी अपॉन 1 प्लस बी के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। इस फॉर्मूला को आपको खास याद रखना है। क्लियर। इस फॉर्मूला को खास याद रखना है और ये सारी बातों को नोट डाउन करना है। क्लियर। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बेसिस पे अब हमें ग्राफ बनाने हैं, खत्म नहीं हुआ है, इसके बेसिस पे हमें अब ग्राफ बनाना है। क्लियर। जो आखिरी पहलू है हमारा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख दीजिए। चलिए फटाफट। तो चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। थीटा की वैल्यू जो हमने डिराइव कर दी है वो डिराइव कर दिया के पी ए अपॉन 1 प्लस के पी ए और ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी। आपकी बुक के अंदर ये दिया हुआ है इसलिए हम इसी को लेके चलते हैं, तो वो भी इजी भी है, ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी सीधा आपको याद भी हो जाएगा। क्लियर। तो वो फॉर्मूला पहले यहाँ पे तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमने जो डिराइव किया वो था थीटा, और एक्चुअल में हमारा जो थीटा है वो थीटा क्या है तो x बाई एम ही, ये थीटा है वो क्या है हमारा x बाई एम ही है। रेडी। और उसकी वैल्यू हमने डिराइव कर दी क्या, AP अपॉन AP डिवाइड बाय 1 प्लस PB, AP डिवाइड बाय 1 प्लस PB, 1 प्लस BP। चलिए क्लियर हो गया। अब ये जो थीटा है वही हमारा एक्स वाई एम है। एक बात यहाँ पे साथ में ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया ना, ये फॉर्मूला, ये समझना, ये जो फॉर्मूला है वो, ये फॉर्मूला हमारा लैंगम्यूर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर से मिला हुआ फॉर्मूला है, और फ्रुनलिच के जो हमारे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर से हमें जो मिला था वो फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए। फ्रुनलिच के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रुनलिच के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जैसे यहाँ पे मुझे ये फॉर्मूला मिला वैसे वहां पे मुझे यही फॉर्मूला मिला था। क्या था कि भाई जैसे यहाँ पे मेरा x बाई एम वो डिपेंड करता था किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर, तो मैंने उसको कुछ इस तरीके से लिखा था, प्रेशर का पावर 1 अपॉन एन। याद आया ये फॉर्मूला। इसके ऊपर से हमने बहुत सारे डेरिवेशन किए और बहुत सारे नॉमिनेशन भी किए, याद रखना इसको। तो ये दो फर्क है, ये जो है वो लैंगम्यूर के लिए है, ये जो है वो देखिए दोनों में दिख ही रहा है, दोनों प्रेशर पे डिपेंड कर रहे हैं, ये भी प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ये भी प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो है वो साथ में इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ पास होने के बाद हमें ये मिला, बराबर। चलिए अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, जैसे मैं इसमें देता हूं x बाई एम इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AP अपॉन A प्लस BP, बराबर।
प्रेशर को मैं इसके डिवाइड में लेता हूँ, ये जो x बाई एम है मेरे पास, ये जो x बाई एम है उसके डिवाइड में मैं क्या ले लेता हूँ, प्रेशर। रेडी, क्योंकि मुझे ये वर्सेस ये ग्राफ चाहिए ना, याद कीजिए फ्रंटलिच में तो यही तो ग्राफ लिया था, यहीं पे लिखा था शायद इसी बोर्ड के ऊपर, यहीं पे लिखा था x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी x बाई एम वर्सेस p का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो p को डिवाइड में लेना पड़ेगा, सामने हो गया a अपॉन 1 प्लस pb। रेडी, x बाई एम अपॉन p, उल्टा कर दो। क्यों उल्टा करना है समझ में आई बात, ये जो a है नीचे 1 प्लस pb है, ये तो डिवाइड में नहीं जा सकता लेकिन a उसके डिवाइड में जा पाएगा, इसलिए p अपॉन x बाई एम, यानी कि ये जो है वो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो अब चेंज होके, समझना यहाँ पे मैंने आपको सिखाया क्या, x बाई एम अपॉन p वो हमें ग्राफ लेना था, वो याद रखने के लिए कि उसके लिए हमें ये करना है, यहाँ पे हमें वो ग्राफ नहीं मिलेगा, वरना तो वो ग्राफ तो फ्रंटलिच का ग्राफ हो जाएगा, लैंग्वेज में ग्राफ थोड़ा चेंज होता है। चलिए इज इक्वल टू, सामने भी चेंज हो जाएगा 1 प्लस bp डिवाइड बाई a। डन, a को अलग अलग दे देते हैं, समझो a को क्या कर देते हैं, अलग अलग दे देते हैं, 1 बाई a, यहाँ पे देखो a को मैंने क्या कर दिया, सिर्फ अलग अलग दिया और कुछ नहीं किया है, 1 बाई a प्लस bp अपॉन a। क्लियर, जो यहाँ पे मेरे पास है p अपॉन x बाई एम। सॉल्यूशन चैप्टर को याद कीजिए, आपको एक बहुत बेहतरीन टेक्निक सिखाई थी, ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी हमारा जो इंटरसेप्ट है वो ये है, हमारा जो स्लोप, हमारे x एक्सिस पे पहले बात कर लेता हूँ, जैसे ये y एक्सिस पे हमारा, ये y एक्सिस पे जैसे है वैसे x एक्सिस पे कौन रहेगा, प्रेशर, और हमारा जो स्लोप रहेगा वो स्लोप क्या रहेगा, b बाई a, स्लोप क्या रहेगा, b बाई a। क्लियर, ध्यान रखना यहाँ पे एक कैपिटल हो गया एक स्मॉल हो गया, चलिए पहले से ही हो गया, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, एक ही रखना, आप कोई भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, a बाई b चलिए b बाई a, समझ में आई बात, यानी कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप हो जाएगा। तो इसकी मदद से मुझे जब ग्राफ ड्रॉ करना हो तो मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करूं, कर देता हूं, ये जो है ना ये कैलकुलेशन, उसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, समझना। रेडी, चलिए y एक्सिस पे क्या लेना है, p डिवाइड बाय x बाई एम, वहां पे क्या था, x बाई एम वर्सेस p का ग्राफ था ना, जो ऐसे स्ट्रेट लाइन हो के थोड़ा सा कव हो रहा था, फिर ऐसे क्या हो गया था, हमारे प्रेशर के साथ पैरेलल हो गया था। यहाँ पे p अपॉन x बाई एम वर्सेस p का ग्राफ लेना है, ये जो है ना p अपॉन x बाई एस वर्सेस x बाई एम वर्सेस p का, हमारा इंटरसेप्ट कितना है, c, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो कहीं पे यहाँ से चालू होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट, वो कितना है इंटरसेप्ट हमारे पास 1 बाई a, इंटरसेप्ट कितना है 1 बाई a, और यहाँ से मुझे ग्राफ मिलेगा, जो मेरा स्लोप है वो ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन, और मेरा स्लोप आने वाला है वो स्लोप कितना मिलेगा मुझे, मेरा जो स्लोप है वो स्लोप की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, b बाई a। क्लियर, क्या मिलेगी, b बाई a। ये ग्राफ ध्यान रखना, खास इसके ऊपर से एमसीक्यू आ सकते हैं। रेडी, क्या किया मैंने, सिर्फ नॉर्मली कैलकुलेटिव हमने कैलकुलेशन किया है, उसको कैलकुलेशन करने के बाद उसका हमारा जो फॉर्मूला के साथ मैचअप किया है, उसके ऊपर से ग्राफ, ये चीज तो मैंने सिखाई है, इसके ऊपर से ग्राफ कैसे बनाना है, बराबर। अब एक और कंडीशन भी यहाँ पे ली जा सकती है, वो कंडीशन भी मैं आपको बता दे सकता हूँ कि भाई जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिया, इसी फॉर्मूला के ऊपर से मैं एक और चीज डिराइव करता हूँ, जैसे मैं वो यहाँ दिखा देता हूँ कि x बाई एम इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BB है, AP अपॉन 1 प्लस BP है, तो इस x बाई एम को मैं उल्टा कर देता हूँ, x बाई एम को क्या करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। मुझे अगर m वर्सेस x जो प्रॉपर ग्राफ लेना है, प्रेशर के साथ ही लेना है, लेकिन उल्टा ग्राफ करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा कि भाई m बाई x इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन AP। रेडी, m बाई x अलग अलग दे दो सामने, क्या हो जाएगा, देखिए अलग अलग दे दिया, यानी 1, बहुत इजी है, 1 अपॉन AP प्लस PB अपॉन AP, कट हो गया, 1 अपॉन AP प्लस B बाई A m बाई x, इसको भी इक्वलाइज करो किसके साथ, हमारा जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या है ये, y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये mx है इस बार तो, और ये हमारा c है,
रेडी, यानी इंटरसेप्ट हमारा जो मिलने वाला है वो ये है। हमारा जो x की वैल्यू वो कितनी है 1/p, x की वैल्यू कितनी है 1/p, m की वैल्यू मेरे पास कितनी है, मेरा जो स्लोप है वो क्या है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1/a, क्या ले सकता हूँ उसको मैं 1/a, और मेरे y पे कौन आएगा m/x। क्लियर, ग्राफ में इसका ये जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया है वैसे इसका ग्राफ मैं इस तरफ ड्रॉ कर देता हूँ। देखिएगा कि भाई जैसे x एक्सिस पे कौन आने वाला है, x एक्सिस पे कौन आने वाला है मेरा 1/p, वहाँ पे 1/p, y एक्सिस पे कौन आने वाला है m/x, उल्टा आएगा ना, जैसे यहाँ पे x/m किया था तो उसका उल्टा 1/p, जैसे यहाँ पे सामने मेरी y एक्सिस पे p आ रहा था यहाँ पे 1/p हो जाएगा। ऐसे ग्राफ बहुत टेढ़े करके पूछते हैं इसलिए मैंने ड्रॉ करवा दिया। ऐसे जो ग्राफ है ना वो बहुत ऐसे चेंज करके उसके अंदर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि m/x वर्सेस 1/p का जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या होगा, तो आपको पता हो कि इस तरीके से चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना सभी चीज आती है जनरली किसके अंदर, जी और नीट के अंदर। जनरली जी नीट और गुजरात बोर्ड वाले के लिए गुजकेट के अंदर ये सारी चीज जनरली आती है, स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है, ये तो नॉर्मल है, कैलकुलेटिव यहाँ पे ट्विस्ट हो सकता है कि भाई m/x वर्सेस 1/p का स्लोप क्या, जो ग्राफ होगा उसका स्लोप क्या होगा, p/x/m, और p का तो आप पढ़े हुए लेकिन ये तो आपको पता नहीं होगा क्योंकि ये तो आपने नॉर्मल फॉर्मूला से डिराइव की है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा उसको टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा करके भी आप इस तरीके से ग्राफ को निकाल सकते हो, बराबर। तो आप बहुत सारे तरीके से ग्राफ ढूंढ सकते हो, मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई हुई है, चेंज किस तरीके से करना है वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पे इंटरसेप्ट मुझे क्या मिलने वाला है मेरा c b/a, मतलब कि ग्राफ मेरा यहाँ से शुरू होगा, ये मेरा क्या मिल जाएगा, ये मेरा इंटरसेप्ट हो जाएगा, कितना है ये इंटरसेप्ट b/a, यहाँ से मुझे ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन, और इस वक्त मेरे स्लोप की वैल्यू बदल जाएगी, ये जो है वो मेरा स्लोप है और वो मेरा स्लोप जो है m वो बदल जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा स्लोप 1/a, क्या आ जाएगा 1/a। देखिए यहाँ पे स्लोप 1/a है, यहाँ पे स्लोप b/a है, रेडी, उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पूरा चेंज कर दिया, याद रखना खास मिस्टेक ना हो, बराबर। देख लीजिए एक बार इस तरीके से ग्राफ से ये ग्राफ और ये ग्राफ की जो नॉर्मल कैलकुलेशन है मैंने यहाँ पे बता दी है और इस ग्राफ की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बता दी है, बराबर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का फाइनल फॉर्मूला ये है, रेडी। तो होप सबको पूरी बात समझ में आ गई होगी। देखिए फ्रोनलिच और लैंगम्यूर ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थियरी, और इसी थियरी में से क्वेश्चंस भी बहुत सारे निकल सकते हैं और ये थियरी डायरेक्ट स्टेट बोर्ड में भी आ सकती है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, खास हर एक चीज को प्रॉपरली वीडियो को देखते देखते साथ में नोट डाउन करते जाइए, और खास ये मेरा सजेशन है आप लोगों को कि पूरा वीडियो देखने के बाद सारा आपने नोट डाउन कर लिया, उसके बाद एक बार स्पीड से वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, क्लियर। और मैं हर वक्त कहता हूँ वैसे जो बच्चे ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, अभी वो लोग ऐसे ही घर पे बैठे हैं जिनके पास कोई सोर्सेस नहीं है, उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए, लिंक उनको शेयर कीजिए, क्लियर। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लियर। और अच्छी अच्छी लाइक की बारिश करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।